Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में, पीरियोडिसिटी चैप्टर से ही रिलेटेड, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए अभी तक हम जितनी भी चीजें समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो हमने क्या जाना है कि हर एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और चाहे उसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना हो, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी हो, कोई भी एटम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हर एक एटम की प्रायोरिटी ये होती है कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले, वो स्टेबल हो जाए। तो ये जितनी भी कहानी है, सारी की सारी कहानी किसके चारों तरफ घूमती रहती है? स्टेबिलिटी के चारों तरफ। ठीक है, मतलब हर किसी एटम की ये प्रायोरिटी है कि वो स्टेबल हो जाए। अब वो बात अलग है कि वो स्टेबिलिटी उसे इलेक्ट्रॉन गेन करके मिल रही है, लूज करके मिल रही है, या फिर शेयरिंग करके मिल रही है। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो इस टॉपिक का बेस है, इस टॉपिक का आधार है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। कई बार आप बुक में देखेंगे भी, आपको एक डेफिनेशन ऐसी मिल जाती है कि भाई कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या हम किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे जब हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि एनर्जी रिलीज ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नोबल गैसेस हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब वहां पे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम हमेशा अगर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं, तो एक तरीके से वो 100% ट्रू डेफिनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। गलत भी नहीं है बट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा कि हम ये बोले कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज फिर कैसा भी हो सकता है, रिलीज के थ्रू भी और एनर्जी एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अगर हम बात करें एटम की, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ एटम्स हैं, है ना। 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फिर उनमें भी उनके कुछ कुछ आइसोटोप्स हो जाते हैं। ठीक है, वो तो चलो एक अलग बात हो गई। पर कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 118 एलिमेंट्स के भी जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स हैं, अगर उनकी बात करें, 118 एटम्स इस तरीके से हो जाएंगे अगर हम सबका मोस्ट अबंडेंट लेते हैं। तो हर एटम की अपनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। किसी को बहुत ज्यादा नीड होती है इलेक्ट्रॉन की कि भाई बस एक ही दे दो तुम और वो स्टेबल हो जाएंगे। कुछ एटम ऐसे हैं जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एटम का अपना अपना हिसाब होता है। किसी को बहुत ज्यादा नीड होती है कि इलेक्ट्रॉन बस एक मिल जाए और हम स्टेबल हो जाएं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी इतनी ज्यादा या बहुत अच्छी क्षमता नहीं होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 287। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कैसे भी, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसे क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन। इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया बहुत ही जल्दी से और कॉन्फ़िगरेशन कर ली 288, 18 नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन की इसने कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब अगर आप यहां पर बात करें तो वैसे भी इसकी वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 1 3 5 7। जब भी आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल तो वैसे बहुत रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल क्योंकि अनरिएक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन निकलेगा? ये निकलेगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है? कंप्लीट।
और इसके कंपैरेटिवली ये वाला क्या निकलेगा, लेस स्टेबल। मैं इन दोनों को ही आपस में कंपेयर कर रही हूं, ठीक है। इनका कंपैरिजन आप कहीं और अलग में मत करते फिरिएगा, मैं सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं कि Cl- विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन, और ये क्लोरीन एटम जो है दैट विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन, ठीक है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच का रिलेशन। क्या? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी एटम की, स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो एटम अपनी एनर्जी उतनी ही लो रखता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लेस स्टेबल है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अगर कम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर एनर्जी है ज्यादा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मोस्ट स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, तो अब ये क्या हो गया, इससे कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, कम, एनर्जी विल बी लो, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे हाइपोथेटिकली वैल्यू लिख रही हूं कि मान लो इसकी एनर्जी थी 10 जूल, मान लीजिए ऐसे सपोज कि इसकी एनर्जी थी 10 जूल। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर ली, तो इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा। तो मान लो इसने 10 जूल से अपनी एनर्जी कर ली 6 जूल, 4 का डिफरेंस आया, 4 जूल का, तो वो 4 जूल एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है, याद करिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है एक्सो में, और हीट हम एब्जॉर्ब करवाते हैं या हीट देते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस में। तो हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर का मोड ही तो है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है कि जब हीट निकलती है तो हम नेगेटिव साइन से रिपोर्ट करते हैं, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम पॉजिटिव साइन से रिपोर्ट करते हैं। इन द सेम वे अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहां पे भी हम इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, नेगेटिव साइन से। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल होता है वो होता है डेल्टा Eg, डेल्टा के नीचे हम Eg लिखते हैं और H। क्लियर है इतनी बात? और इसकी यूनिट की अगर आप बात करें तो इसको हम किलो जूल पर मोल में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसे 8 करने थे, इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहीं से भी किया हो, वो अभी हमारा फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ की बात पढ़ रहे हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गया। ज्यादा स्टेबल हुआ है तो इसने अपनी एनर्जी कम करी है, जितनी कम करी है उतनी बाहर रिलीज करी है। किसी भी एटम की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो यानी कि जितनी ज्यादा अमाउंट में ही क्या बोल रहे हैं, जबकि अगर जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है यहाँ पर, तो उससे हमें इस बात का भी अंदाजा लगता है कि ये जो भी स्पीशीज है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करी है, ठीक है। तो ये तो हमने किसका केस पढ़ा, ये हमने केस पढ़ लिया हैलोजन का। अब मैं ऐसे ही जिक्र करना चाहूंगी नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, कैसे याद रखेंगे, हेलो, नेहा और करीना जी, राम राम, ठीक है। तो आप नोबल गैस ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। तो क्या क्या है हमारे पास नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन की हम ज्यादा बात नहीं करते हैं बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हम यहीं तक ज्यादातर डिस्कशन करते हैं। आप जब पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो वहां पे भी आप इन्हीं का जिक्र करेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ठीक है, और नीचे रेडॉन है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं हीलियम गैसेस, नोबल गैसेस की, हीलियम को छोड़कर
हीलियम में क्या है 1s2। हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं सबकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS2 NP6। इसकी रहेगी 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। इस तरीके से इनका सीक्वेंस चलता है। तो कहने का मतलब क्या है, इन सभी की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो क्या होती है, फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होती है। और क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड हैं, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ये किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, मोनो एटॉमिक की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे भला, जरूरत ही नहीं है लेने की, नहीं लेना चाहते खुद से। बट हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारी जो एक क्या बोलते हैं, हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, ऐसी चीज़ों को कुछ कुछ करके देखते रहना। हम ट्राई करते हैं तभी तो डिस्कवरीज होती हैं। इतने सालों से मिथ चलती आ रही थी कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एन बार्टलेट करके, उन्होंने जो है नोबल गैसेस के भी कंपाउंड बना के दिखाए थे। और मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको देखेंगे, आप देखोगे वो जिनॉन के, आप देखोगे कुछ कुछ आपको क्रिप्टन के भी कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो चलो अलग बात है, उसका कभी और जिक्र करेंगे। तो अब क्या है कि अगर हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बात करें, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती। पर हम अगर हाई, बहुत एक्सट्रीम ड्रास्टिक कंडीशन दे रहे हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, बहुत ही हाई प्रेशर दे रहे हैं, तब तो फिर देखो ये क्या, फिर तो कोई भी बेचारा उसको रिएक्शन करनी ही पड़ेगी। तो अब ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे दे डोंट वांट टू गेन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं चाहते कि इनको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन मिले। पर हम चाहते हैं भाई, हम तो ऐड करवाएंगे, हमारी इच्छा है। ठीक है, तो आई थिंक पता नहीं, शायद नीचे वाला फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए, बनाती भी नहीं हूँ, लिख ही देती हूँ। जैसे मान लीजिए नोबल गैस है, नोबल गैस की आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड, कंप्लीट है, इन्हें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं वो इसकी नेक्स्ट शेल में करा रहे हैं, मैं बना ही देती हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये पहली शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, और ये इसकी थर्ड शेल है। नियॉन बनाया मैंने। ठीक है, अब नियॉन कह रहा है भाई आई डोंट वांट एनी इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। बट हम कह रहे हैं हम तो देंगे, हम तो करवाएंगे ऐड, जबरदस्ती करवाएंगे, करवाओ। वो तो चाह नहीं रहा, उसको तो जरूरत है नहीं, तो वो रूम टेम्परेचर पे क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उससे, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है, उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में या नेक्स्ट या न्यू शेल के अंदर जा रहा होता है, जो कि हायर एनर्जी की होती है। तो इन केसेस में, नोबल गैसेस के केसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है ना, वो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और हम भी क्यों घुसा रहे हैं, अगर दिमाग में आ रहा है तो भाई हमें उसको स्टेबल से अनस्टेबल में करना है। जब वो अनस्टेबल होगा तभी तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा। हम चाहते हैं, हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि भाई जो भी नोबल गैस है अगर उसको अनस्टेबल कर दिया जाए तो वो किस किस के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड बनाने की क्षमता रखती है। ऐसे तो होती है डिस्कवरीज। ठीक है, तो हमेशा ट्रैक से हटके चीजें की जाती हैं कोई नई चीज इन्वेंट करने के लिए। तो नोबल गैस है, नोबल गैस में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब वो ऐसे तो ऐड होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी न्यू शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो स्टेबल से कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में। समझ में आया। स्टेबल अगर है तो खुद उसकी एनर्जी क्या होगी, लो। और हमने एनर्जी दी है उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज कर दिया, एनर्जी क्या हो गई होगी उसकी, हाई। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, क्लोरीन के केस में एनर्जी रिलीज हुई थी,
है ना। और नोबल गैसेस के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपको कभी ऐसे नहीं कहना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हर केस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। नोबल गैसेस भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। तो सबसे सेफ साइड क्या है, आप क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? इट इज रिगार्डेड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो एंथैल्पी चेंज, वो एनर्जी चेंज जो कि कब हो रहा है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं किसी गैसियस आइसोलेटेड अकेले गैसियस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब यहां पे एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब। अगर यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया? मैंने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़ाया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आती है कि कितनी एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर। वहां पे हमेशा हम स्टडी ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं एटम को ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आए। यहां पे एनर्जी निकलती भी है, यहां पे कुछ केसेस में एनर्जी देनी भी पड़ती है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। बहुत आसान सा है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज। आप खुद सोचिए, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आया हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव का काम क्या है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। आप दो केसेस पकड़ लीजिए, एक एटम ऐसा पकड़ लो जिस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक। और एक ऐसा न्यूक्लियस पकड़ लो जिस पे पॉजिटिव चार्ज तो है पर इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। कोई बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो जिस पर न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस पर बहुत ज्यादा है वो क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, पहले पॉइंट में ध्यान से देखिए, हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा नेगेटिव पाई जाती है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी और ज्यादा अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज रहेगा उतना जल्दी और ज्यादा वो क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ऐड करवाएगा। फिर है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम भी इससे मेल खाता हुआ सही है। अब ये देखो, एक है हमारा न्यूक्लियस, ठीक, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, है भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, बेकार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज है। पर मान लो साइज ऑफ एटम ही इतना शानदार है, इतना बड़ा है, मोटा ताजा है कि न्यूक्लियस पे चार्ज होने के बावजूद इतना बड़ा साइज हो गया, कैसे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाएगा? समझ रहे हो, वो है ना, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, एक पूरब एक पश्चिम, ये इतना ज्यादा डिस्टेंस अगर हो जाएगा, इतना साइज अगर एटम का बड़ा रहेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और जल्दी एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहा है, जल्दी स्टेबल नहीं हो रहा है, जल्दी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो ईजी की वैल्यू आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं मिलेगी। नेगेटिव तो हम इससे लगाते हैं साइन कि भाई निकल रही है एनर्जी, है ना। अब उस नेगेटिव के आगे जो न्यूमरल वैल्यू है वो कितना बड़ा आ रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना स्टेबल हो रहा है। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा। क्लियर है बात? तो और अगर साइज छोटा है, साइज ज्यादा बड़ा है ही नहीं, साइज छोटा है, न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जल्दी स्टेबल होगा एटम,
ठीक है, आयन बन के और जल्दी एनर्जी रिलीज करेगा। तो साइज का भी आसान सा ही है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। इन्होंने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम नेगेटिव होती है अगर साइज बड़ा पाया जाता है। तो और ऐसा क्यों हो रहा है, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और क्या रहेगा, लेसर अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत आसान सा है। आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। अब जो स्टेबल अगर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को क्यों एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, बताओ क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं चाहिए भाई, पहले से स्टेबल है ना। तो जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल होती है वो बहुत ही लेस, बहुत ही स्मॉल टेंडेंसी शो करती है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में, और इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या पाई जाती है, कम। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। अच्छा, साथ साथ ना मैं आपको वो और बता देती हूँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स और बता देती हूँ। देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, उनका भी हम जिक्र बाद में करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें पीरियड में, इन पीरियड साइज क्या होता है, छोटा। जैसे जैसे साइज छोटा होएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जल्दी स्टेबिलिटी आएगी और वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि साइज छोटा होता है तो EGE की वैल्यू क्या पाई जाती है, सॉरी, मोर नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें इन ग्रुप्स, ग्रुप में बात करें, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। जितना साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन उतना ही कम रहेगा और एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में EGE की वैल्यू क्या पाई जाती है, लेस नेगेटिव। ठीक है, लेस नेगेटिव। पीरियड में क्या पाई जाती है, मोर नेगेटिव। फिर एक्सेप्शनल केस उसके वही है, एक हैलोजन, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी भी थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट ट्रेंड, जितने भी हमारे हेलोजन्स हैं बाकी एलिमेंट्स से ज्यादा ये नेगेटिव EGE की वैल्यू शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं इनकी वैलेंस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 Np5, और इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है स्टेबल होने के लिए। तो ये बहुत अच्छी टेंडेंसी शो करते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर शो करते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे अच्छी जो टेंडेंसी रहती है वो इन्हीं की रहती है। ठीक है, इन्हीं की रहेगी सबसे ज्यादा टेंडेंसी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो इनकी काफी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पाई जाती है। दूसरे आ जाते हैं हमारे नोबल गैसेस। नोबल गैस के केस में तो मैंने आपको बताया ही था कि EGE की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी स्टेबल है भाई, जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये खुद से इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको मैं अलग लिख देती हूँ, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ऑलमोस्ट, ये सारे ही, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कंप्लीट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो जो है इनकी EGE की वैल्यू रहती है। और उसका रीजन क्या है, बेरिलियम को पकड़ लो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, Sb फुल्ली फिल्ड 2sb फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। मैग्नीशियम को पकड़ लो, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2।
फुल्ली फिल्ड फुल्ली फिल्ड फुल्ली फिल्ड फुल्ली फिल्ड, नहीं चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू दिखाएंगे ईजीई की कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो ये हाफ फिल्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 2p3, फुल्ली फिल्ड पी में आ जाइए, पी में देखो हाफ फिल्ड, हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। अब क्योंकि ये स्टेबल है, ये क्यों चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये भी अच्छी ईजीई की वैल्यू नहीं दिखाते। फॉस्फोरस की बात करें, एटॉमिक नंबर 15, सेम चीज, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, p3p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड है तो क्या है ये, मोर स्टेबल, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि हैलोजेंस को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है स्टेबल होने के लिए, तो ये ह्यूज टेंडेंसी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और जल्दी स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, और ईजीई की वैल्यू काफी नेगेटिव, सबसे नेगेटिव इन्हीं की पाई जाती है। नोबल गैसेज में ईजीई की वैल्यू पॉजिटिव आती है क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं भाई इलेक्ट्रॉन, हम जबरदस्ती एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे होते हैं। फिर इसके केस में देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके में भी ईजीई की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, अच्छी नहीं शो करते। उसका रीजन भी क्या है, यहाँ पे इनके एस का फुल्ली फिल्ड होना इन दोनों का, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में पी ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड होना। फिर उसके बाद तीसरा केस हमारे पास आता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में मैंने बताया भी था आपको कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है ना, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, तो ज्यादा अट्रैक्शन वो फील नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होता है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन की ईजीई की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव पाई जाती है, किससे, फ्लोरीन से। उसका रीजन क्या है, एक तो ना फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है, साइज इसका बहुत ज्यादा छोटा हो गया, एक ना स्पेस चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए। अब मान लो भले ही इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो मैं एक बहुत ही अच्छी होस्ट हूँ और मैं अपने घर में एक पार्टी रख रही हूँ, ठीक है, और मैं दिल से भी बहुत अच्छी हूँ, मैं चाहती हूँ भाई मेरी पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए, पर मेरे घर का ना एक स्पेस रहेगा। अब मान लो सपोज मेरे घर में इतना स्पेस है कि भाई 30 लोग आ सकते हैं, तो मैं 50 को तो नहीं बुला सकती, है ना, या मान लो 30 लोग ऐसे आ रहे हैं कि ठुस ठुस के आ रहे हैं, तो 31वां पर्सन हम नहीं सेट कर सकते। इन द सेम वे फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा छोटा हो गया, वो सबसे छोटा साइज है ना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो इतना होता है, ये हाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका साइज इतना छोटा है कि अब ये अगर एक और इलेक्ट्रॉन आगे घुसता है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और उस रिपल्शन के चलते ये मतलब थोड़ी सी कम क्षमता जो रहती है इसकी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की वो रहती है। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, क्लोरीन थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली साइज में क्या हो गया, बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो खुशी खुशी अफोर्ड कर सकता है कि अच्छा चलो भाई, मैं देखो ये नहीं कह रही कि फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है, फ्लोराइड आयन बनता है और ये एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे बात चल रही है कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन आएगा तो कौन जल्दी या कौन पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका रीजन है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर अपने पास रख भी रहा है, गेन भी कर रहा है, तो उसके पास स्पेस है। फ्लोरीन के केस में क्या है, जैसे एक्सेप्ट करेगा रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे, तो ये इतनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता जितनी ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल फॉर्म में क्लोराइड आयन स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ईजीई की वैल्यू किसकी ज्यादा नेगेटिव पाई जाती है, क्लोरीन की। बाकी तो फिर वही ऑर्डर रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा, ये रहेगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, अब आप एक केस और देख लीजिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 6। ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, बट होता क्या है कि जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अब ये भी देखो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका भी साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है ऑक्सीजन का साइज। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा O-। इस समय क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इस समय क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और हमें EgE की वैल्यू कैसे दिखेगी, हमें EgE की वैल्यू दिखेगी नेगेटिव। सेकेंड टाइम जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो ये चेंज होता है O2- में और यहाँ पे EgE की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव पाई जा रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमने इसमें एनर्जी दी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऑक्सीजन के एटम का साइज है छोटा, वॉल्यूम है नहीं, स्पेस है नहीं, कर लिया इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है भाई, हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल्शन फील करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, और जैसे ही ये नया एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करेगा तो ये भी थोड़ा थोड़ा रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहती, कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज, पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि भाई चार्ज आए ही ना। अब वो तो चलो ठीक है, रिएक्शन हो रही है तो चार्ज आएगा ही आएगा, पर पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि चार्ज ना आए। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर चार्ज ले लिया, दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपने नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है, जो कि वो नहीं चाहता। और ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब साइज छोटा है, जगह इतनी है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया, अब इसको और हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं और वो रिपल्शन बढ़ेगा, तो वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो हमें एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसमें नेगेटिव आती है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आती है, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। वैसे तो देखिए बुक में इसकी वैल्यू भी थी, बट वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो, फर्स्ट EgE की वैल्यू नेगेटिव, सेकेंड EgE की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।